एक अंधेरी और बंद प्रयोगशाला में एक कर्मचारी ने गुलाबी रंग के फंगस से भरी एक ट्यूब निकाली और उसे अचानक से दादा के बाजू में इंजेक्ट कर दिया। इसके बाद दादा ने अपने अनुभव को व्यक्त किया। उसने कहा कि उसे बेहद असहनीय दर्द हो रहा है और वह पीड़ा से चिल्लाने लगा। दादा जोर जोर से कहने लगा कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसके शरीर के अंदर एक आग का गोला जल रहा है जो पूरे शरीर में तेजी से घूम रहा है। वह आग पहले उसके जांघों में सुराख कर रही थी और फिर उसके सिर की ओर बढ़ने लगी। अंततः बेवकूफ बेहोश होकर गिर पड़ा और केवल कुछ ही सेकंड बाद उसकी कुर्सी पर अचानक से किसी अनजान तरल पदार्थ की बूंदें गिरने लगीं। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ अजीब हरकत हो रही थी। जब वहां मौजूद स्टाफ ने यह स्थिति देखी तो जल्दी से उसकी शर्ट उठाई। उसकी त्वचा न जाने कब फट चुकी थी और उसके अंदरूनी अंग पेट से बाहर गिर रहे थे। सबसे अजीब बात यह थी कि वह इतनी गंभीर हालत में भी मर नहीं रहा था। उसका चेहरा इतना विकृत और डरावना हो गया था कि स्टाफ के लोग डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। एक अप्रत्याशित घटना घटी। बड़ा बेवकूफ के मुंह से गुलाबी रंग का तरल निकलने लगा। फिर उसकी त्वचा और शरीर अलग होने लगे। इसके बाद उसकी दोनों आंखों से गहरे नीले रंग का तरल बहने लगा। यानी जैसे ही उसने अपनी कलाई को थोड़ा सा हिलाया, त्वचा उसकी हड्डियों से अलग हो गई। उसका हाथ उसके शरीर से निकलकर बाहर आ गया। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। बेवकूफ खुद को रोक नहीं पाया और उसने अपना चेहरा छुआ। तभी उसकी चेहरे की त्वचा अपने आप गिरने लगी और फिर उसकी हड्डियां दिखने लगी। एक व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इतनी आसानी से उसने अपनी दूसरी कलाई मोड़ दी और तोड़ डाली। उसके बाद वह भयंकर दर्द को सहते हुए खड़ा हुआ और शीशे की दीवार के पास पहुंचा, लेकिन अंत में फिर से कुर्सी पर गिर पड़ा। इसके बाद उसका सिर खुद ब खुद गर्दन से अलग हो गया। यह दृश्य इतना डरावना था कि सहन करना मुश्किल था। हालांकि इन भयानक प्रयोगों के बावजूद व्यक्ति न तो डरा और न ही परेशान हुआ, बल्कि वह असाधारण रूप से उत्साहित हो गया। आखिरकार ऐसा रसायन बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? कहानी का पृष्ठभूमि वर्ष 2020 के दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में स्थापित है। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में बेघर लोग दिखाई दे रहे हैं और बेरोजगारी दर 90% तक पहुंच चुकी है। ऐसी स्थिति में यह केवल एक अशांति है। अगर यह कहीं और होता तो शायद संवैधानिक सरकार पहले ही गिरा दी गई होती। इन बेरोजगार लोगों को मेयर ओल्ड मो के कामकाज से गहरा असंतोष है और मेयर का चुनाव जल्द ही होने वाला है। सुनने में आया है कि ओल्ड मो फिर से चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं। ये बेघर लोग निश्चित रूप से अपने पवित्र वोट का उपयोग करेंगे। इसके अलावा तकनीकी प्रगति के कारण बैटरी अब हार्ड करेंसी बन गई है और एक काला बाजार स्वाभाविक रूप से बन गया है। इस काले बाजार के लेन देन को नियंत्रित किया जा रहा है। फिर समुद्र ने चतुराई से गलियारे के लोहे के दरवाजे का उपयोग करके जॉन के तीसरे पैर को रोक दिया, जिससे वह सफलतापूर्वक बच निकलने में सक्षम हो गया। सौभाग्य से उसे रसोइये से मुलाकात हुई और दोनों एक साथ उनके समूह के ठिकाने की ओर चल पड़े। हमने देखा कि दो काले आदमी लिंडा को लूटने की कोशिश कर रहे थे। लिंडा स्वाभाविक रूप से मानने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने उन दोनों से मुकाबला करना शुरू कर दिया। हाय ने पहचाना कि ये दोनों लोग शू किंग के आदमी हैं। लिंडा पहले ही जमीन पर गिर चुकी थी और उस पर और गंभीर हमला होने वाला था। हाय से यह देखा नहीं गया और उसने एक छोटी बैटरी का इस्तेमाल करके लिंडा को बचा लिया। हाय ने पहले ही समझ लिया था कि लिंडा भी एक बेघर व्यक्ति है। गलत। कुछ दिन पहले तक लिंडा एक अमीर परिवार की लड़की थी, लेकिन आज अपने पिता के व्यापार में नुकसान और बैंक का कर्ज न चुका पाने के कारण उसे घर से निकाल दिया गया। वह उनके साथ इकट्ठा होने की जगह पर पहुंच गया। उसे यह जगह ठीक ठाक लगी। यहाँ हर तरह के लोग थे और उसे उनके साथ तालमेल बिठाना सीखना होगा। बाहर यह शहर शाम 5 बजे से कर्फ्यू लागू कर देता है। लोग केवल सोने के लिए घर जा सकते हैं। अगले दिन वे घूमते घूमते नगर निगम के कार्यालय के सामने वाले चौक पर पहुंच गए। वहाँ बुजुर्ग मो पत्रकारों को एक ड्रोन दिखा थे जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह ड्रोन जलवायु परिवर्तन की निगरानी और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन का आकलन करने के लिए उपयोगी है। असल में इसका उपयोग विशेष रूप से उन भटकने वालों की निगरानी के लिए किया जाता था। वे अभी कुछ ही मिनटों के लिए खड़े होते, तभी पुलिस उन्हें भगा देती। पुराने मो की नजर में ये भटकने वाले शहर के लिए कीड़े कोड़े जैसे थे। बाद में पुराने मो एक गुप्त चिकित्सा प्रयोगशाला में पहुंचे। हाँ, वही प्रयोगशाला जो शुरुआत में दिखाई गई थी। वैज्ञानिकों ने उस दवा को गैस के रूप में बदल दिया था। इसके बाद उन्होंने पुराने मो को इसका प्रदर्शन किया। वे गैस मास्क पहनते हैं और तुरंत एक पिंजरे में उस जहरीली गैस को छोड़ देते हैं। पिंजरे में बंद जहरीली महिला ने जैसे ही गैस को सांस के जरिए लिया, उसने हरे रंग का तरल पदार्थ बाहर निकालना शुरू कर दिया। शरीर में खुजली असहनीय हो गई। अपनी त्वचा के टुकड़े टुकड़े करके नोच डाले। उसकी जगह से तरह तरह के रंगों के बुलबुले निकलने लगे, जो बाद में एक एक करके फूट गए। कुछ हरे रंग का द्रव्य चारों तरफ फैल गया। यह दृश्य इतना भयानक था कि देखने लायक नहीं था, लेकिन मो यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगा। यही तो वह चाहता था। उस रात बेताल एक कचरे के डिब्बे में खाना खोज रहा था। उसी समय गश्ती मशीन औपचारिक रूप से सेवा में आ गई। सबसे पहले उसने बेताल को देखा और फिर उसके पास जाकर चेतावनी दी, क्योंकि बेताल ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया था। लेकिन बेताल ने इसका विरोध करते हुए गुस्से में गालियां देना शुरू कर दिया। ड्रोन से सफेद गैस निकलती देख किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि दूसरा बेवकूफ जल्द ही पूरे शरीर में खुजली का अनुभव करेगा। फिर उसकी त्वचा झड़ने लगी और सिर अलग हो गया, जैसे किसी भूतिया फिल्म का दृश्य हो। हालांकि इस बार कुछ अलग हुआ। उसकी गर्दन पर अचानक एक बड़ा सा बुलबुला बन गया। बुलबुला फूटने पर उसमें से हरी तरल पदार्थ चारों ओर बिखरने लगा। इसके बाद दूसरा बेवकूफ जमीन पर गिर पड़ा और उसका सिर और शरीर पूरी तरह से अलग हो गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी हालत पहले से भी ज्यादा दयनीय हो जाएगी, क्योंकि मेयर का चुनाव जल्द ही होने वाला था। वह जानता था कि ये लोग उसे वोट नहीं देंगे। उसने तय किया कि वह कानूनी और उचित तरीकों का सहारा लेगा, लेकिन उसके मन में यह भी था कि एक व्यक्ति की मौत से एक विरोधी वोट कम हो जाएगा।
दूसरी तरफ शिक्षक खुद में व्यस्त थे, तभी किसी ने अंदर जलता हुआ बोतल फेंक दिया। वह दहशत फैलाने के लिए था और वह आदमी था शू वांग का वफादार अनुचर, दहेरी का आदमी। वे शू वांग के आदेश का पालन कर रहे थे। फिर उन्होंने लिंडा से मिलने के लिए कहा। यह समुद्र और उसके साथियों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। दोनों पक्षों के बीच लड़ाई होने ही वाली थी कि लंबे बालों वाला एक आदमी सामने आया। उसकी इस हरकत से उन लोगों को डरकर पीछे हटना पड़ा। मामला फिलहाल यहीं खत्म हो गया। लिंडा ने चुपचाप वहां से जाने का फैसला किया, लेकिन समुद्र ने उसे देख लिया। इसके बाद समुद्र और लिंडा के बीच गहरी बातचीत हुई। इस बातचीत के बाद लिंडा को गहरी चोट पहुंची। लिंडा ने रुकने का निर्णय लिया। रास्ते में दा को एक बड़े काले आदमी ने बेहोश कर दिया और उसे शू राजा के अड्डे पर ले जाया गया। हैरानी की बात यह थी कि राजा, जो बिस्तर पर पड़ा था, एक औरत थी और उसका बेटा एक कुत्ते की तरह रस्सी से बंधा हुआ था। राजा ने लिंडा को देख लिया और उसे रुकने के लिए कहा, लेकिन दा ने साफ मना कर दिया। वहाँ का माहौल बहुत डरावना था। तभी दा ने अपनी जेब से एक बिना गश्त की जगह का नक्शा निकाला जो उसने पहले रास्ते में पाया था। उसने कहा कि वह नक्शे में दिखाए गए लिथियम बैटरी निकाल सकता है और इसे शू राजा को दे सकता है। वह बैटरी साधारण लिथियम बैटरी की तुलना में कई महीनों तक चल सकती थी। वांग ने फैसला किया कि लिंडा को एक दिन का समय दिया जाएगा। अगर तय समय पर माल की डिलीवरी नहीं हुई तो उसे वहीं रुकना पड़ेगा। उसी समय हान बड़े पैमाने पर पुलिस बल के साथ उन बेघर लोगों को पकड़ने में लगा हुआ था जिनके पास कोई पहचान पत्र नहीं था। इस दौरान सरकार ने अपने कर्मचारियों को सड़कों पर खाना बांटने के लिए भेजा। एक कुशल रसोइया ने एक पैकेट प्राप्त किया, लेकिन बाद में आए 3 बेघर व्यक्तियों को कुछ नहीं मिला। उन्होंने उस रसोइया के हाथ से खाने का पैकेट छीन लिया। वे तीनों एक कोने में छिपकर खाना खाने लगे। उन्होंने पैकेट में रखी एक छोटी बोतल से कुछ घूंट पिया। कुछ सेकंड बाद उनके मुंह से नीले रंग का तरल बाहर बहने लगा। जैसा उम्मीद थी, वह अचानक तेजी से उल्टी करने लगा। फिर उसके पूरे शरीर में भयानक खुजली होने लगी, त्वचा झड़ने लगी और उस पर बड़े बड़े बुलबुले उभर आए। बुलबुले फूटे तो उनसे नीले रंग का तरल बहने लगा। उसका हाल बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले उन लोगों के साथ हुआ था। यह तो साफ साफ हत्या लग रही थी। अगर यह इसी तरह चलता रहा तो न्यायकर्ता का जन्म जल्द ही हो जाएगा। दास जब वापस लौटा तो उसने सभी से मदद की गुहार लगाई। बाकी लोगों ने बिना देर किए उसकी मदद करने की हामी भर दी। वे सब मिलकर अब बिना चालक वाले ड्रोन को हथियाने की योजना बनाने लगे। समय बीता और रात घिरने लगी। वे लोग एक गली में छिपे हुए थे, इंतजार कर रहे थे कि बिना मानव चालित गश्ती ड्रोन वहां से गुजरे। एक आदमी ने पहल की और चारा बनने का फैसला किया। उन्होंने जाल का इस्तेमाल कर गश्ती ड्रोन को फंसा लिया। काफी मेहनत के बाद वे ड्रोन को जमीन पर गिराने और रोकने में कामयाब रहे। जैसे ही उन्होंने उसे पकड़कर नीचे दबाया, ड्रोन से चेतावनी की आवाजें आने लगी। वह उसे ध्यान से जांचने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक एक तेज धुआं निकलने लगा। नेता ने धुएं में कुछ सांसें ले लीं और तुरंत समझ गया कि स्थिति खराब हो चुकी है। रसोइये की गर्दन पर पहले एक बड़ा सा फोड़ा उभर आया, फिर वह फूट गया और उसमें से नीले रंग का तरल बाहर निकलने लगा। इसके बाद उसका सिर धड़ से अलग होकर नीचे गिर गया। यह देखकर लोग स्तब्ध रह गए। यह पहली बार था जब उन्होंने ऐसा कुछ देखा था। परिवार गहरे दुहक में डूब गया। दा ने ड्रोन के अंदर एक विशेष गैस की बोतल पाई और तुरंत समझ गया कि यह सरकार की साजिश है। परिवार जब वापस शिविर में पहुंचा तो दा ने वह छोटी सी गैस की बोतल निकाली और सभी को बताया कि यह सरकार द्वारा उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया रासायनिक हथियार है। दक्षिण स्टेशन से लंबे बालों वाला व्यक्ति बाहर आया और एक भाषण दिया। उसका भाषण बेहद उत्तेजक था, जिससे लोग तुरंत प्रतिक्रिया देने लगे। इसी समय जॉन अपनी टीम के साथ वहां पहुंच गया। जॉन और उसकी टीम हल्के में लेने वाले लोग नहीं थे। उन्होंने वहां के लोगों की जानकारी बैकएंड पर अपलोड कर दी थी। जॉन ने जैसे ही दहाई नाम के व्यक्ति को देखा, उसका गुस्सा भड़क उठा और उसने तुरंत पुलिस को लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जल्दी ही उन निहत्थे लोगों को पुलिस ने पकड़कर गाड़ियों में भर दिया, लेकिन लिंडा किसी तरह वहां से भागने में सफल रही। बाद में लिंडा ने दहाई और बाकी लोगों को बचाने की योजना बनाई। खोजबीन करते हुए वह शू राजा के अड्डे तक पहुंच गई। लिंडा ने देखा कि वहां एक बूढ़ी महिला पहले ही मरी हुई थी। केवल दहाई और बाकी लोग वहां एकत्र थे। अंत में उसने कहा, अगर अब हमने विरोध नहीं किया तो हमारी किस्मत में केवल बर्बादी ही बचेगी। परिवार को एकजुट होकर प्रतिरोध करना होगा, तभी बचने की एक उम्मीद है। इसी समय समुद्र और उनके साथ सड़कों से पकड़े गए बेघर लोगों को अस्थायी जेल में बंद कर दिया गया। समुद्र और उनके साथियों को जेल से भागने का कोई रास्ता निकालना होगा। जल्दी करो। ब्लैक और उसका एक और साथी बंदूक लेकर लिंडा को जेल के बाहर ले आए। उनके पास कुल 3 बंदूकें थीं। भले ही संख्या में वे कमजोर थे, लेकिन अचानक हमला करने से उनके पास मौका था। लिंडा ने अनजाने में उस कमरे को भी खोज लिया जहाँ जहरीली गैस छोड़ी जाती थी। इसके बाद उन बेघर लोगों को बैचों में गैस चैम्बर में ले जाया गया। उनका अंजाम बेहद दर्दनाक और भयानक था। एक दर्दनाक चीख के बीच सभी राख में बदल गए। उस दवा के आविष्कारक पीटर जेल के बाहर बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। उसका दावा था कि एलन मस्क भी उसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन अफसोस उसे कोई नहीं जानता था। जब दहाई और उसके साथी बेबस हो गए थे, तब दहाई ने सड़क पर वाइकिंग दवाओं की खरीदारी करते हुए जैक को देखा। उसके पास एक नीली दवा थी जिसके बारे में उसने कहा कि इसे पीने के बाद कोई अविश्वसनीय लड़ने की ताकत प्राप्त कर सकता है। जैक ने वह दवा दहाई को दी और उसे सरकार से लड़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही दहाई ने दवा पी, उसे भयंकर गर्मी महसूस होने लगी और वह जेल से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़ा। सभी बेघर लोगों को रिहा करने के बाद है ने अकेले ही बंदूकधारी गार्ड को खत्म कर दिया और फिर 2 अन्य गार्ड्स को भी मार गिराया। अब उनके पास 3 बंदूकें थीं।
वे अंदर और बाहर से एकजुट होकर पुलिस को खत्म करने में कामयाब रहे। दाया भी जल्दी जल्दी वहां पहुंचा। जॉन और बाकी पुलिस वालों को उस गैस की ताकत का स्वाद चखना पड़ा। इस तरह उन्होंने विद्रोह में सफलता पाई और बाहर की ज्यादातर पुलिस को खत्म कर दिया। नगर के बाहरी इलाके में प्रवेश करने के बाद जब वे सिटी हॉल पहुंचे तब ओल्ड मो अंदर जश्न की पार्टी आयोजित कर रहा था। जबरदस्त गोलीबारी के बाद सरकार के इन असफल लोगों को घेर लिया गया, लेकिन ओल्ड मो ने हार मानने से इनकार कर दिया और अपने आदमियों को गोली चलाने का आदेश दिया। इसके बाद एक खूनी संघर्ष शुरू हो गया। लड़ाकों ने गैस मास्क पहने और फिर एक प्रकार की गैस छोड़ दी। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरी तरह से जीत हासिल कर ली। मंजर ऐसा था जैसे पेड़ की शाखाएं टूटकर गिर रही हों और हर तरफ टमाटर के रस जैसा लाल रंग बिखरा हो। आखिर में ओल्ड मो अकेला रह गया और एक परित्यक्त घर में फंसा हुआ था। इसके बाद उन्होंने गैस सिलेंडर को उसकी मुंह में डाल दिया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका अंजाम कितना भयानक था। उसका शरीर फट गया और पीले और गुलाबी रंग का द्रव बाहर निकलने लगा। फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।